नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विद्या गुरु और इस वीडियो में आपके लिए साइंस के एक चैप्टर को कवर करने वाले हैं जिसमें हम एटम के स्ट्रक्चर की बात करने वाले हैं। एटम आपको पता होगा कि 3 टाइप के सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसी से रिलेटेड जो एमसीक्यूज बनते हैं उनको हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर को पूरा कवर ऑलमोस्ट करूँगा। तो अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग जाए तो पूरी एक सीरीज़ बनाई हुई है, आप इसको ज़रूर देखिएगा, आपको बेनिफिट मिलेगा। आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको बेनिफिट ये देने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आयंस कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज कॉल्ड। तो ऐसे आयंस जो कि पॉजिटिव चार्ज कंटेन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं। देखिए, एक तो हमारे पास Na है, मान लीजिए सोडियम है। सोडियम ये इसके पास कोई चार्ज नहीं है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों सेम है। अब यहाँ पर अगर मान लो इसके बन जाता है पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज हो गया तो इसे हम क्या कहेंगे, इसके पास पॉजिटिव आयन आ चुके हैं। अगर बात कर ली जाए पॉजिटिव आयन का मतलब क्या है, मैं आपको समझाऊंगा। अगर मान लो Na- हो जाए तो इसका मतलब क्या है, इसके पास नेगेटिव आयन आ चुके हैं। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव का मतलब होता है कि इन्होंने क्या किया है, अपने से एक इलेक्ट्रॉन को थ्रो कर दिया है, एक इलेक्ट्रॉन को किसी और एटम को दे दिया है। नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन को किसी और एटम से ले लिया गया है। मतलब प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गई है, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या एटम में बढ़ गई है। ठीक, इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। तो आयन कंटेन पॉजिटिव चार्ज, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो आप उसे पॉजिटिव आयन कह सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि खुद सोचिए, इसके पास ज़्यादा क्या है, तो आप कहोगे प्रोटॉन ज़्यादा है। तो पॉजिटिव आयंस किसके पास होते हैं, प्रोटॉन के पास होते हैं। इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव आयन, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव आयन, और कोई भी आयन नहीं किसमें, न्यूट्रॉन में। तो यहाँ पर प्रोटॉन बिल्कुल सही होगा। कंफ्यूजन के लिए आपको बी ऑप्शन में पॉजिटिव आयन लिखा हुआ है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। प्रोटॉन के पास पॉजिटिव आयन होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है आयंस कंटेन नेगेटिव चार्ज। सिंपल सी बात मैंने आपको बता दिया कि पॉजिटिव किस में, प्रोटॉन में, नेगेटिव किस में, इलेक्ट्रॉन में। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। उम्मीद कर रहा हूँ आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन, एटम्स इज कंपोज्ड ऑफ। परमाणु किससे बने होते हैं। तो देखिए, परमाणु नॉर्मली यहाँ पर 2 डैश दिए हुए, आप 3 डैश लीजिए। 3 डैश का मतलब जो हमारे पास एटम है वो 3 चीज़ों से मेनली बना होता है। एक एक्सेप्शन है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो कौन कौन से पार्टिकल्स हैं जिनसे एटम बना होता है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो आपको एक ही ऑप्शन दिख रहा होगा और आप उसी को आंसर लगाएंगे। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। किसी भी एटम में 3 बेसिक सब एटॉमिक स्ट्रक्चर आपको मिलेंगी, लेकिन एक एलिमेंट है जिसके पास ये तीनों स्ट्रक्चर नहीं मिलते। कौन सा, तो हाइड्रोजन। आपने अगर सुना ही होगा, सिंपल सी बात है, ब्रह्मांड की सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस है वो हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन ऐसा एटम है जिसके पास न्यूट्रॉन अवेलेबल नहीं होता है ना, ध्यान रखिएगा। कई बार आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पर तो डी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, विच एक्सपेरिमेंट डिजाइन्ड बाय रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड ने कौन सा एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया था, रदरफोर्ड ने काम क्या किया था। देखिए, एटम के पास भी तो एक सेंटर होगा, तो सेंटर को डिस्कवर करने में रदरफोर्ड ने इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था। लेकिन आप कई बार ना इंटरनेट सर्च करेंगे और आप लिख दें कि हु डिस्कवर प्रोटॉन, तो 100% रदरफोर्ड आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। लेकिन आपको बता दूं, रदरफोर्ड ने अकॉर्डिंग टू जो NCERTs है, CBSE के द्वारा जो बुक लगाई गई हैं, उनके अकॉर्डिंग प्रोटॉन को डिस्कवर किया है ई गोल्डस्टीन ने। ठीक है, ई गोल्डस्टीन, ध्यान रखिएगा, कई बार आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर बात की जा रही है रदरफोर्ड ने क्या किया। तो रदरफोर्ड ने एटम इज लुक लाइक वाटरमेलन, बिल्कुल गलत। ये किसने किया था, जे थॉमसन ने कहा था कि जो एटम है वो वाटरमेलन की तरह होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन
जो वाटरमेलन में बीज होते हैं उसकी तरीके से गड़ा होता है। तो ये तो स्टेटमेंट गलत है, पहला वाला गलत हो गया। मूविंग अल्फा पार्टिकल फॉल ऑन द मैग्नीशियम फॉइल, तो मैग्नीशियम फॉइल में नहीं फॉल कर रहे थे अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल को इसने गोल्ड फॉइल में टकराया था और उसके बाद जब बहुत सारे सीधे सीधे निकल गए थे तो इसका मतलब ये था कि बहुत सारा स्पेस किसी भी एटम में खाली रहता है। ये बात इन्होंने डिस्कवर की थी, तभी कहा जाता है कि एटम के न्यूक्लियस का डिस्कवरर कौन है, तो आंसर होगा रदरफोर्ड। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इन्होंने एक्सपेरिमेंट में अल्फा पार्टिकल लिए थे और गोल्ड फॉइल में बहुत तेजी स्पीड से गुजारे थे। गुजारने के बाद अधिकतर सीधे सीधे चले गए, जिसकी ऑब्जर्वेशन ये हुआ कि न्यूक्लियस जो है, जो इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, वो है कहाँ पर, सेंटर में। ध्यान रखिएगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, द रिवॉल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन in a circular orbit is not expected to stable। तो यहां बोला जा रहा है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करेगा तो कभी भी स्टेबल नहीं रहेगा। ये स्टेटमेंट किसने दी थी, तो यही गलती थी। और ये गलती किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। रदरफोर्ड ने कहा था कि अगर मान लीजिए मेरा ये एटम है और ये ऑर्बिट है, तो अब इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमेगा। जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो अपनी एनर्जी लॉस करेगा। अपनी एनर्जी लॉस करेगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि घूमता 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 सेंटर में घुस जाएगा। लेकिन ये ऐसा तो होता नहीं है। एटम को ना क्रिएट किया जा सकता, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता। ये बात डाल्टन ने कह रखी है। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई। इसी की वजह से ये इनका ड्रॉबैक माना जाता है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट किसने दी थी, तो रदरफोर्ड ने दी थी। और इस जो गलती को, इस कमी को किसने सही किया था, तो आंसर होगा बोर। सुना होगा आपने नाम, बोर के द्वारा ये जो स्टेटमेंट है इसको सही किया गया था। बोर ने कहा था कि इसको किसी ऑर्बिट में, मतलब स्पेशल ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन टर्न करते हैं, घूमते हैं। तो यहाँ पर आपको बता दूं, ऑर्बिट करते हैं जैसे कि KLM, उन्होंने बताया था कि स्पेशल किसी ना किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम आगे वाले क्वेश्चन से उसमें आप क्लियर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, द ऑर्बिट और सेल आर कॉल्ड। तो ऑर्बिट और सेल को हम क्या कहते हैं, तो देखिए इसको ना हम एनर्जी लेवल कहेंगे। क्या कहेंगे, एनर्जी लेवल। तो सेल और ऑर्बिट को हम क्या कहेंगे, एनर्जी लेवल। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट ऑर्बिट और सेल रिप्रेजेंट बाय अ लेटर। तो बोर के द्वारा ना हर सेल का एक नाम रखा गया। पहली सेल को के से स्टार्ट किया गया, फिर दूसरी एल, तीसरी एम, फिर एन, फिर ओ, फिर पी। इस तरीके से उन्होंने एक पूरी ऑर्बिट बनाई है। तो पहली सेल का नाम उन्होंने क्या रखा था, के। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, सेकेंड ऑर्बिट और सेल रिप्रेजेंट बाय द लेटर। तो अब यहाँ पर सेकंड की बात की जा रही है। तो सेकंड को हम किस लेटर से दिखाएंगे, तो बोर के द्वारा इसको एल से दिखाया गया। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही। अब यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की भी बात कर लें। देखिए के, एल, एम, एन, इनकी मेनली बात करते हैं। तो के में आप कितने इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हो, तो आंसर था 2। अगर आप एल की बात करें तो एल में कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हो, तो आप आंसर है 8। और एम में आप मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हो, तो 18 या फिर 8, 18 या फिर 8। और एन में आप कितने रख सकते हो, 8 तो सब में ही हो सकता है। और उसके बाद यहां पर आप 32, कितने, 32, ध्यान रखिएगा। ये आपको डायरेक्टली याद होते ही चले जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अनचार्ज पार्टिकल प्रेजेंट इन द एटम कॉल्ड। तो अनचार्ज पार्टिकल को हम क्या कहेंगे, मैंने आपको 3 बताए हैं। क्या बताए हैं, एक प्रोटॉन बताया है, एक न्यूट्रॉन बताया है और एक इलेक्ट्रॉन बताया है। तो 3 बताए हैं। इनमें से प्रोटॉन जो है उसके पास पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं। तो आंसर यहाँ पर न्यूट्रॉन ही सही होगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, मॉलिक्यूलर मास
मीन्स सम ऑफ, तो मॉलिक्यूलर मास को हम क्या कहते हैं, किसका ये सम होता है? तो मैं आपको बता दूं, मॉलिक्यूलर मास सम होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का। किसका? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का। बहुत सारे लोग कहेंगे इलेक्ट्रॉन का क्यों नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम या ज़्यादा होते रहते हैं, लेकिन प्रोटॉन फिक्स रहता है, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों कहाँ रहते हैं? सेंटर पर, है ना, और इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास किसका सम होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो होगा ऑप्शन, वो आपका आंसर होगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ये तो फोटोन है, ये नहीं होगा, न्यूट्रॉन और पहले ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है सम ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन गिव्स डैश मॉलिक्यूल। तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम है वो आपको क्या देगा? तो आप कहोगे वो आपको देगा एटॉमिक नंबर। नहीं, एटॉमिक नंबर कौन देता है? सिर्फ प्रोटॉन देता है। कौन देता है? सिर्फ प्रोटॉन के नंबर को ही हम एटॉमिक नंबर कहते हैं, तो ये तो नहीं होगा आंसर। एटॉमिक यूनिट बिल्कुल नहीं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल नहीं, फॉर्मूला क्यों देगा ये, लेकिन मॉलिक्यूलर वेट आपको ये देगा। तो क्या मॉलिक्यूलर मास आपको ये देने वाला है? तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, एटॉमिक नंबर मीन्स, एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है? तो एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने हैं उसको हम एटॉमिक नंबर कहेंगे। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करें। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई इन के शेल? मैंने आपको याद दिलाया है, के में 2, एल में 8, और उसके बाद एम में 18 या फिर 8, और फिर उसके बाद जो एन है उसमें 32 या फिर 8। ठीक, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई हो सकते हैं? तो आंसर होगा के में हो सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई इन एम शेल? तो एम शेल में देखिए के एल एम, एम थर्ड वाली है, तो थर्ड में कितने? 8 या फिर 18। लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम आपसे, जब आपसे कुछ नहीं पूछेगा तो आपको मैक्सिमम बोलना है, लेकिन जब आपसे बोलेगा मिनिमम मैक्सिमम, तो मिनिमम तो आप 8 रख सकते हो, पर मिनिमम तो आप 1 भी रख सकते हो, लेकिन मिनिमम में स्टेबल दूसरे सेल में आप मूव कर पाओगे तो आप 8 कर सकते हो, 8 के बाद फिर मूव कर सकते हो। जैसे मान लो कि 2 8 8 फिर 2 आप भर सकते हो, ये है, अब अलाव है। लेकिन यहाँ पर आपको मैक्सिमम आउटर में कितना रखना होता है? 8 तो रखना ही होता है। इसकी 18 काउंटिंग भी की जा सकती है, मतलब मैक्सिमम 18 आप इसको फिल कर सकते हो। तो यहाँ पर आपसे वैसे डायरेक्टली मैक्सिमम ही पूछा जाता है, तो आपको 18 ही आंसर लगाना है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है अब ये जो मैं बता रहा हूँ 2 8 18 32 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम फिल कर रहे हैं, तो ये किस कोई फॉर्मूला है क्या इसका? बिल्कुल है। देखिए इसका फॉर्मूला है 2n⁻²। यही फॉर्मूला है। क्या होगा? कैसे? देखिए पहले शेल है, n की जगह आप 1 डाल दीजिए। जब आप n की जगह 1 डालेंगे तो क्या होगा? मल्टीप्लाई कीजिए, 1⁻² का मतलब 1, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2। तो आंसर पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। दूसरे सेल में डाल के देखिए, 2 × 2 की जगह 2 डाल दीजिए, तो ये कितना होगा? 2 2 जा 4, 4 को मल्टीप्लाई किया 8। इसी टाइप से आपका आंसर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल ऑफ लिथियम एटम? तो लिथियम में कितने नंबर होते हैं? अगर आपको नंबर मालूम है तो आप आसानी से कर पाएंगे। तो लिथियम में 3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 3 है तो पहले में आप इसको 2 डालेंगे, उसके अगले में कितने बच गए? 1। तो 2 और 1 आउटर मोस्ट में पूछा जा रहा है, तो आउटर मोस्ट का आंसर कितना होगा? 1। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही। बहुत आसान। अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल ऑफ एल्यूमिनियम? तो एल्यूमिनियम के आपको नंबर पहले पता होने चाहिए। अगर आपको नंबर पता है तो उसके बाद आप कर पाएंगे। तो देखिए एल्यूमिनियम में होते हैं 13 नंबर, मतलब 13 इलेक्ट्रॉन। पहले में आप डाल देंगे 2, दूसरे में आप डाल देंगे 8, और फिर तीसरे में कितने बच गए? तो आप कहोगे सिर्फ और सिर्फ 3 बच गए। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हो गए?
3, तो 3 यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल ऑफ सी एटम। सी मतलब कार्बन। कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो आप कहोगे 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 में कैसे डालोगे? पहले में 2, फिर उसके बाद 4, तो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही, डी ऑप्शन सही। ठीक, कोई दिक्कत हो प्लीज बताइएगा। अगला क्वेश्चन, द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एटम आर नॉन एज। तो जो भी इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या कहेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, इफ द एल शेल अकोमोडेटेड बाय 8 इलेक्ट्रॉन, जो एल है, एल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, देन द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट इज। तो वैलेंसी एलिमेंट की क्या होगी? तो देखिए के एल, एल में पूरे कंप्लीट है, तो वैलेंसी जब पूरे कंप्लीट है तो वैलेंसी तो 0 होगी, क्योंकि ना वो इलेक्ट्रॉन दे सकता ना इलेक्ट्रॉन ले सकता। वैलेंसी क्या होती है? कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देने या लेने पड़े जिससे कि आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट है वो कंप्लीट हो जाए। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एक ऑप्शन है ना, अब पहले में जो के है, के में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है और एल में यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है। तो एल को 8 कंप्लीट करने होते हैं, तो 5 या तो लेने पड़ेंगे, 3 या तो देने पड़ेंगे। तो क्या करना आसान है? तो आप कहोगे 3 देना आसान है। तो जब 3 दे दिया जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? मान लीजिए ये ए है, कोई एलिमेंट ए है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये हो जाएगा 3 पॉजिटिव। 3 पॉजिटिव हो गया, मतलब कि जिसने 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए, अब दे दिए तो इसके पास सिर्फ ये 3 तो रहे नहीं, इसके पास सिर्फ 2 रहा, तो इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट। अब ऐसे ही मान लीजिए एक और एग्जांपल है, जैसे ये है इसके पास एग्जांपल, ये 7, 2 और 7, तो अब 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन लेना है या 7 इलेक्ट्रॉन दे देने हैं कंप्लीट करने के लिए। तो क्या करना आसान है? तो आप कहोगे 1 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है। जब 1 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा तो ये क्या बन जाएगा? ये 8 हो जाएंगे इसके नंबर। जब ये 8 हो जाएंगे तो मतलब मान लीजिए ए है एलिमेंट, तो ये क्या होगा? ये ए 1 माइनस में आ जाएगा, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लिया है। जितने भी इलेक्ट्रॉन है ना इसके पास, ये मान के चलिएगा कि 1 इलेक्ट्रॉन इससे वन नहीं है, इसने किसी और से लिया है, इसका मतलब ये है। तो ये यहाँ पर स्टेबल हो चुका। ध्यान रखिएगा, इसी को हम कहते हैं वैलेंसी। किसको? 3 इलेक्ट्रॉन दिए या 1 इलेक्ट्रॉन लिया, कितने इलेक्ट्रॉन लेने और देने की जरूरत पड़ती है आउटर मोस्ट ऑर्बिट को फुलफिल करने में, उसे हम कहते हैं वैलेंसी। ठीक, एलिमेंट की वैलेंसी क्या कहते हैं? उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। और जब 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटेड है तो उसको एक भी इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत नहीं है, ना एक भी इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत है। तो यहां पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, 0 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एलिमेंट इज ऑलवेज। तो 0 जिसकी वैलेंसी होती है उसको हम क्या कहते हैं? तो सिंपल सी बात है, वो किसी से रिएक्ट नहीं करता। जब वो किसी से रिएक्ट नहीं करेगा तो उसे हम कहेंगे नोबल गैसेस। क्या कहेंगे? नोबल गैसेस। तो यहां पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन हाइड्रोजन। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हाइड्रोजन का नंबर होता है 1 और हाइड्रोजन का मास होता है 1। जब नंबर 1 मास 1, तो इसके पास न्यूट्रॉन की संख्या होती है 0। ये इकलौता ऐसा एलिमेंट है जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं होते। ध्यान रखिएगा, इसीलिए इंपॉर्टेंट है और कई बार आपसे बड़े बड़े लेवल के एग्जाम में ये पूछा गया है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन नियॉन। नियॉन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? देखिए नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन, हाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, मतलब नियॉन में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने, मुझे लगा वैलेंसी पूछ रहा है, नहीं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है। तो मतलब आपको नंबर इसका पता होना चाहिए। नियॉन का नंबर मुझे मालूम है 10 होता है, तो इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 10 होगी। सिंपल सी बात है। और इसकी अगर वैलेंसी अगर आपसे पूछ लेता तो 2 और 8, ये इसकी वैलेंसी, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। और इसकी वैलेंसी क्या होती? कितने इलेक्ट्रॉन देने या लेने पड़ेंगे इसे? एक भी इलेक्ट्रॉन ना देना है ना एक भी इलेक्ट्रॉन लेना है, क्योंकि इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट फुलफिल है। जब फुलफिल है तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 0। इतना ही आसान है। तो यहाँ पर तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा।
अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम एटम। अब सोडियम एटम की बात की जा रही है तो आपको नंबर पता होना चाहिए पहले। अगर आपको नंबर पता है कि इसका नंबर होता है 11, जब 11 है तो आप इसको फिल कीजिए, 2, 8 और 1, क्या हो गया, काउंटिंग करेंगे कंप्लीट तो 11 हो गई काउंटिंग। तो यहाँ पर 2, 8, 1 मतलब सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो रहा है। अगला क्वेश्चन, एन एटम ऑफ ईच एलिमेंट हैज़ अ डिफाइनाइट कॉम्बिनेशन कैपेसिटी नॉन एज। तो बोला जा रहा है एक एटम है, उसकी संयोजक क्षमता मतलब कि उसकी एक डिफाइनाइट कैपेसिटी किस चीज़ से दिखाई जाती है। तो आपको बता दूं उसकी कैपेसिटी दिखाई जाती है उसकी वैलेंसी से, कि कितने इलेक्ट्रॉन उसको लेने हैं या कितने इलेक्ट्रॉन उसको देने हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा वैलेंसी से उसकी कैपेसिटी हम दिखा पाएंगे, उसकी जो मतलब क्वालिटी है वो बता पाएंगे। कई जगह ना, कई बुकों में ये भी लिखा जाता है और कहीं ना कहीं सही भी है, कई जगह एक्सेप्शन केसेस आते हैं। वो एक्सेप्शन केसेस को अगर हटा दिया जाए तो जो इलेक्ट्रॉन को देते हैं वो होते हैं मेटल, जो इलेक्ट्रॉन को लेते हैं वो होते हैं नॉन मेटल। तो वैलेंसी से काफ़ी कुछ पता चलता है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, डैश इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। तो न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है उससे हम क्या चीज़ दिखाते हैं। एटॉमिक मास की बात करें तो एटॉमिक मास हम नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के सम से दिखाते हैं। अगर एटॉमिक नंबर की बात करें तो एटॉमिक नंबर को हम दिखाते हैं किससे, प्रोटॉन के नंबर से। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा और नीचे ऑप्शन का तो कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।